उसके बाद उसको एक स्वतंत्र सोसाइटी या इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना 1996 में। और अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो ये सेंटर स्कॉलरली कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए बना हुआ है। अब जब इस सेंटर की कार्यवाही के बारे में बात करें तो हमारे टोटल 7 प्रकार की कार्यवाही है। वी आर वर्किंग इन 7 वर्टिकल्स। एक तो ऑटोमेशन एंड डेटाबेस, दूसरा है कंसोर्शियम, तीसरा है ओपन एक्सेस, चौथा है ई कंटेंट, पांचवा है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और छठा है टेक्निकल सर्विसेज, और सातवां है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अगर ऑटोमेशन की बात करें तो हमारे दो एक्टिविटीज है, सोल और इनकेट। उसके बारे में मैं बताऊंगा। कंसोर्शियम में आप ई रिसोर्स क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा मैं बात करूंगा ओपन एक्सेस और ई कंटेंट के बारे में। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टेक्निकल सर्विसेज के बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब जब हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात आती है तो सबसे पहला, अगर आप लोगों ने ये साइट देखी है या नहीं, अच्छा ये लेक्चर के दौरान मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हो सके ऑनलाइन डेमो भी मतलब ऑनलाइन आई विल ट्राई टू शो यू द डेमोस्ट्रेशन, लाइव डेमोस्ट्रेशन ऑफ द साइट्स और टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये है, इसका नाम है इंडिकेट। इंडिकेट एक्चुअली हमारे सारे भारतवर्ष में करीब 193 यूनिवर्सिटीज में से उनकी हर एक लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से बुक रिकॉर्ड्स हैं, उसका एक यूनिफाइड यूनियन कैटलॉग जिसको बोलते हैं, वो सर्च इंजन है। इसमें करीब 96.54 लाख यूनिक रिकॉर्ड और 1.2 करोड़ टोटल रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 4.39 लाख थीसिस है और सीरियल है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखें तो सपोज आप किसी भी किताब का सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि लेबर माइग्रेशन, सो ये सारी बुक आपको लिस्ट करेगा कि स्टडीज इन इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन, वुमेन एंड सीजनल लेबर माइग्रेशन, द वर्क ऑफ स्ट्रेंजर्स। सपोज आप किसी भी टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आपको वो दिखाई देगा कि वो किताब कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। जैसे कि ये पर्टिकुलर किताब द वर्क ऑफ स्ट्रेंजर्स, सर्वे ऑफ इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन, ये किताब जैसे काकतीय यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सिमिलरली आप दूसरी किताब देखोगे तो जैसे ये क्लिक करता हूँ, लेबर माइग्रेशन इज इंडियन स्टेट, ये शायद कहीं पर, हाँ, एशियन लेबर माइग्रेशन, ये जैसे भारतीय यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और उसका एक्सेशन नंबर वगैरह भी आप सर्च कर सकते हैं। फर्दर अगर आप चाहें तो इसको जैसे किसी एक ही राज्य में ढूंढना चाहते हैं कि आपके पास या पड़ोस में या आपके खुद के स्टेट में कहीं पर ये किताब अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ सोशियोलॉजी मतलब कहीं कभी कभी काफी लोकल फील्ड होता है। जैसे यू आर ऑलवेज कंसर्न विथ योर सराउंडिंग, लाइक किसी पर्टिकुलर जाति का अभ्यास कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का अभ्यास कर रहे हो, तो वो कम्युनिटी, जैसे आंध्र प्रदेश के लेबर माइग्रेशन की आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा किताबें आंध्र प्रदेश की किसी लाइब्रेरी में होगी। तो अगर आप स्टेट वाइज सर्च करना चाहते हैं तो चलिए मैं आंध्र प्रदेश ही कर रहा हूं और यहां पर देखता हूं लेबर माइग्रेशन।
सो मुझे क्या मिलेगा कि आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर, जैसे आंध्र यूनिवर्सिटी में लेबर माइग्रेशन की कितनी किताब है, ठीक है। तो ये सपोज लेबर माइग्रेशन, ये किताब आंध्रा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो फर्दर आप जैसे इसके कई सारे मतलब फिल्टर्स हैं। आप सर्च बाय प्लेस कर सकते हो, सर्च बाय पब्लिशर कर सकते हो, सर्च बाय एडिशन कर सकते हो, सर्च बाय लैंग्वेज कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपनी किताबें सर्च कर सकते हो। सिमिलरली आप थीसिस एवं सीरियल्स दोनों आप सर्च कर सकते हो। अगर लगेगा आपको लगेगा कि इन लोगों ने ये सारा डेटा इकट्ठा कैसे किया होगा, तो उसके पीछे एक रीजन है कि हमने क्या किया कि 1996 में सभी लाइब्रेरीज के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है सोल, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये सॉफ्टवेयर आज अब तक मतलब करीब भारतवर्ष की करीब 3600 3700 लाइब्रेरीज में इंस्टॉल्ड है। तो लाइब्रेरीज को पहले सॉफ्टवेयर दिया, ये सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने डेटा अपने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स बनाए, और उसके बाद आप सभी को मतलब ये इंडिकेट के थ्रू ये डेटा देखने मिल सकता है। सोल के बारे में बताऊं तो एट प्रेजेंट अराउंड समर अराउंड 3700 इंस्टॉलेशन इन द कंट्री। ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कंप्लायंट है। यूनिवर्सिटीज और एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्राइम मिनिस्टर जी के प्रोग्राम में दिया गया है। और यही सॉफ्टवेयर जैसे लाइब्रेरी स्कूल्स में मास्टर के सिलेबस के तहत पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सेस टू स्कॉलरली रिसोर्सेज, जिसका नाम है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु के बारे में आपने पढ़ा है, हाँ या ना? ई शोध सिंधु आप शायद अपने उसमें एक्सेस कर रहे होंगे अपने अपने यूनिवर्सिटी में। ई शोध सिंधु बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय मतलब इंफोर्मेट सेंटर के द्वारा उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर देश की 97 CFTIs जैसे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 217 यूनिवर्सिटीज, 89 टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 3200 कॉलेजेस, ये सभी को मिलता है करीब 10,000 से ज्यादा ई जर्नल, करीब 1,64,000 से ज्यादा ई बुक, प्लस एनडीएल की जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की जो 6 लाख किताबें हैं, वो भी यूजर को अपने डेस्कटॉप पे मिल जाती है। जरा आप सोचिए कि आपकी खुद की लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो होगी 1 लाख, मतलब 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे BHU है, या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, वहां का कलेक्शन आप देखोगे तो 5 से 6 लाख किताबें या ज्यादा से ज्यादा 8 लाख किताबें हैं। जबकि छोटी और नई यूनिवर्सिटीज है उसमें हार्डली मतलब 50,000 लाख किताबें तक होती है। ये यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। जबकि कॉलेज लाइब्रेरी की तो हालत और मतलब थोड़ी सी उसमें बोल सकते हैं कि थिन है, कि ज्यादा से ज्यादा 50,000 40,000 किताब ऑन एन एवरेज रहती है। और लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उसको आपको पढ़ने के लिए खुद लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। जबकि ई शोध सिंधु के द्वारा
आपको ये दोनों का आप टोटल करोगे तो करीब 7.64 मतलब करीब 8 लाख से ज्यादा किताब आपके मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10,000 से ज्यादा जर्नल्स। अब आप सोचिए कि आपके लाइब्रेरी में या आपके इंस्टीट्यूट में आपके सब्जेक्ट की जर्नल कितनी आती है? 2, 4, 5, 7 हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं। जबकि इसके द्वारा आपको कम से कम 10,000 जर्नलें दी जाती है। अब 10,000 कौन सी जर्नल है वो भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी है, एनुअल रिव्यू है, एएसएससी है, एएसएमए है, बेथम साइंस, आपको ईपीडब्ल्यू मिलता है, आपको जेस्टोर की करीब कितने 3,000 से ज्यादा जर्नल। देखिए जेस्टोर पूरा आपको जेस्टोर की सारी जर्नल्स का एक्सेस आपको मिलता है। जेस्टोर की 3,000 से ज्यादा जर्नल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जर्नल, प्रोजेक्ट म्यूज की जर्नल, टेलर एंड फ्रांसिस की जर्नल, ये सारी आपको मिलती है। और अगर आपको सर्च करना है कि आपको अपने विषय में कौन कौन सी जर्नल मिलती है तो आप जस्ट आप सर्च कीजिए सोशल साइंस से, आपको यहाँ पर सारा लिस्ट मिल जाएगा। एनुअल रिव्यू ऑफ सोशल साइंस, एनुअल रिव्यू ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस, एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस, ईस्ट अफ्रीका सोशल साइंस ऑफ रिव्यू। you are getting almost quite a good number of journals। और इसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको उसको, अगर आपका कैंपस वाइड एक्सेस अवेलेबल है तो उसको आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यू आर गेटिंग ऑल द जर्नल्स इवन। ठीक है, सो ये हुई बात ईशोध सिंधु की। ठीक है, उसके अलावा एक, अगर आप कॉलेज से हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी में थोड़ा एक्सेस में फर्क है। यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में लाइक कई सारी पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल्स होती हैं, कई सारा पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होता है, तो उनके रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। जबकि आप कॉलेज की बात करो तो कॉलेज में नॉर्मल पीजी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मतलब एमए एमकॉम वगैरह। ठीक है, तो उनके वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है। तो कॉलेजेस के लिए दूसरा इनिशिएटिव है, उसको बोलते हैं एनलिस्ट। एनलिस्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। एनलिस्ट में इस वक्त आप देखोगे तो देश की 3,200 कॉलेजेस है और करीब 2.33 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। और आप देखोगे आज कौन सी डेट हुई, 10 ना 8 हुई, सॉरी 8 ही हुई है। 8 दिन में हमने करीब 10,000 यूजर्स को एक्टिव कर दिया। अब एनलिस्ट में क्या मिलता है आप देखोगे तो एनलिस्ट में भी वही मिलता है, लेकिन थोड़ा मतलब ई शोध सिंधु से थोड़े कम रिसोर्सेज है। इसमें ई बुक्स ज्यादा है, जैसे आपको हिंदुस्तान बुक एजेंसी की, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज की, ऑक्सफोर्ड, स्प्रिंगर, सेज पब्लिकेशन, माई लाइब्रेरी, साउथ एशिया आर्काइव, ये सारा आपको ऑनलाइन मिलता है।
आप अगर किताबें देखोगे तो क्या क्या है वो देखोगे, तो आप जैसे सर्च करेंगे हम सोशल साइंस, लेट अस सी क्या मिलता है। ओके, सी these are the books that we are getting. The social science is a big issue. अगर आपको क्लिक करना है तो आप क्लिक हियर टू व्यू करोगे, इट विल आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो आपकी कॉलेज द्वारा आपको दिया जाएगा। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करोगे, जैसे चलो मैं मतलब इसमें टाइम नहीं खराब करता दिखाने में, बट इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे तो आप जैसे ये किताब अपने डिवाइस पे पढ़ पाओगे या अपने कंप्यूटर पे देख पाओगे। फिर आप कुछ पेज इसके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसके लिए कौन एलिजिबल है, मेरे हिसाब से तो कई सारे कॉलेजेस ने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, बट अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसी साइट पे लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन एंड हु आर एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी में all the government colleges under 12B Act, so I mean granted colleges, as well as non-granted colleges except agriculture, engineering, management, medical, pharmacy, dentistry and nursing can join. That is a very minor what you call fees, minor fees for joining, that is 5,000 plus taxes for aided colleges and 30,000 for non-aided colleges. Now just imagine who gives you 2-3 lakh books and say somewhere around 6,000 journals for like 5,000 rupees per annum. And suppose आपको जैसे रजिस्टर करना है तो आपकी कॉलेज के द्वारा आप यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. No issue. Okay, because in chat box I have seen certain complaint my voice is breaking, that's why I hope my connectivity is 100%, but anyway chalo, let's move forward. Just let me know if you have if you face any difficulty in hearing me or something. Actually my mic is here, इसको थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ। Yeah. So this was about Enlist. अच्छा, Enlist में there are certain sub products. The first one is Infestates. Although ये आप लोगों के लिए इतना important नहीं है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, but इसके सब्सक्रिप्शन के साथ साथ क्या मिलता है ना कि हर एक यूनिवर्सिटी को एक यूजर अकाउंट मिलता है। वो यूजर अकाउंट में लॉग इन होकर यूनिवर्सिटीज अपने आप देख सकती हैं कि लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं, कितना एक्सेस कर रहे हैं, कितना डाउनलोड हुआ और कौन से मतलब कौन से मंथ में कितना डाउनलोड है, क्या यूजेज का ट्रेंड है, ये सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूनिवर्सिटीज अपने एंड पे कर सकती हैं। उसके अलावा दूसरा जो इसके साथ साथ है वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है। अगर मैं देखता हूं, अगर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं तो ये है जेगेट प्लस। ओके, जेगेट प्लस राइट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास इसका यूजर नेम पासवर्ड वैलिड नहीं है, बट आपके कॉलेज से मैं मतलब आपके कॉलेज से आप कर पाओगे, क्योंकि मैं इस वक्त घर पे हूं और मेरे नेटवर्क मतलब ये अलाउड नहीं है।
ये जेगेट प्लस क्या करता है कि अगर एज अ रिसर्चर आप अपने आप को देखो तो आप जब भी कोई आर्टिकल सर्च करने जाते हो तो यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू 2, 3, 4, 5 और 10 जर्नल, कि ज्यादा से ज्यादा आपको 5 रेप्यूटेड जर्नल के बारे में पता है या 10 रेप्यूटेड जर्नल के बारे में पता है जहां आप सर्च करते हो। लेकिन जेगेट का उपयोग करने से जेगेट क्या करता है कि उसने करीब 51,000 जर्नल्स के 6 करोड़ 57 लाख आर्टिकल सारे इंडेक्स करके रखे हैं और वो आपको एक सर्चेबल डेटाबेस देता है। तो जैसे ही आप सर्च करने जाओगे आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको अपने सारे आपके आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। और सपोज आपको ये आर्टिकल आपके इंस्टीट्यूट में सब्सक्राइब जर्नल में से नहीं है तो आपको एक फीचर मिलता है कि रिक्वेस्ट आर्टिकल। यहाँ पर तो जैसे ही रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम बताएं, आपका ईमेल आईडी बताएं और ये आर्टिकल जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा वहां पर आपकी रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी और they are supposed to send you the PDF of that article within a week or so. So the idea is कि इन्फ्लिबनेट सेंटर ने करीब ऐसे 10 के करीब डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स पूरे देश में आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसके पास सारे रिसोर्सेज है। तो जैसे आप इसमें सर्च करते हो और कोई रिसोर्सेज आपकी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है तो वो उसकी रिक्वेस्ट अपने आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है वहां पहुंच जाएगी। वो लोग आपके लिए आर्टिकल डाउनलोड करेंगे और वो आर्टिकल आपके मेल बॉक्स में भेज देंगे। और इस सुविधा के लिए आपको कोई खर्च या कोई एक्सपेंस नहीं करना है क्योंकि ये सारा इनिशिएटिव इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर का है कि जो यूजीसी के माध्यम से इसका पेमेंट सबको मतलब हो जाता है। सो फॉर यूजर और फॉर फैकल्टी दिस इज 100% फ्री। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहे हूँ बताओ कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जैसे कोई आर्टिकल गूगल में सर्च करते हो या कोई स्कॉलर्स डॉट गूगल में सर्च करते हो फिर आर्टिकल मिला। मैं बात कर रहा था डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज की, जहां पर आपको डिलीवरी मतलब डॉक्यूमेंट की डिलीवरी आपके मेल बॉक्स में मिल जाती है एंड फॉर दैट यू हैव टू गो टू JCCC और जेगेट साइट। नाउ अगर आप ई रिसोर्सेज के एक्सेस के इश्यू की बात करें तो हमारी दिक्कत क्या है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह में हो ना तो आपको ई रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में एक्सेस करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी या आपकी इंस्टीट्यूट चालू होती है सुबह 10 से 6 या 10 से 5 और समथिंग। और अगर इस समय की मैं बात करूं 10 से 6 की तो यू आर ऑलवेज बिजी विथ योर लेक्चर या योर मतलब अदर ऑफिस वर्क और अदर एकेडमिक वर्क एटसेट्रा। तो आपको मतलब पढ़ने का क्या सर्च करके डाउनलोड करने का भी टाइम नहीं मिलता। एज अ रिसर्चर या एज अ फैकल्टी हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है इधर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। और इस वक्त आप अपने घर में होते हैं जहां आपको ई रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिलता। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि ऑथोराइज यूजर जो है उसको ई रिसोर्सेज उसको कहीं से भी मिलना चाहिए, चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहा हो, चाहे कहीं रास्ते में हो। हमको कभी भी मतलब विचार आता है कि इसका क्या हुआ होगा, लास्ट सर्च करके देखता हूँ एंड दैट टाइम आपके पास ई जर्नल्स नहीं अवेलेबल है। तो इसके लिए हमने एक नया मतलब इनिशिएटिव निकाला है दैट इज कॉल्ड फेडरेटेड एक्सेस
मैनेजमेंट। ये क्या करता है कि बेसिकली इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट फ्रेमवर्क। जैसे आप सभी के पास गूगल अकाउंट है, राइट? आप उसी गूगल अकाउंट का यूज करके आप फेसबुक में भी लॉग इन कर सकते हो। अगर आप फेसबुक के पेज पे जाओगे तो आपको कहता है कि ओके लॉग इन विद गूगल अकाउंट। आप क्वोरा के पेज में जाओगे तो आप कर सकते हो कि लॉग इन विथ गूगल अकाउंट। आप इंस्टा पे जाओगे तो इंस्टा वाला भी ऑप्शन देता है आपको कि लॉग इन विद गूगल अकाउंट। सो आपके लिए ये फैसिलिटी कैसे है कि यू हैव टू रिमेम्बर ओनली वन क्रेडेंशियल, दैट इज योर गूगल अकाउंट, और उसके द्वारा आप अपने सभी दूसरी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर गूगल या सोशल नेटवर्किंग साइट में ऐसा होता है तो एकेडमिक साइट में क्यों नहीं? तो ये सुझाव को लेकर हमने एक फेडरेशन डेवलप किया कि जिसमें हमने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा कि प्लीज अगर हम आइडेंटिटी दें तो आप ट्रस्ट करिएगा। एंड यूजर, इन शॉर्ट इसकी ज्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा, आपको सीधा मैं डेमो दे देता हूँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके लिए आपकी कॉलेज को मतलब इनफेड में जुड़ना पड़ेगा। इनफेड इज एन इनिशिएटिव बाय इनफ्लिबनेट सेंटर। जैसे आप जे स्टोर में जाते हो, ठीक है, मैं गया जे स्टोर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? या जे स्टोर सेज लॉग इन यहां पर आपको जे स्टोर को कहना है कि फाइंड माय इंस्टीट्यूशन। जैसे ही मैं अपनी इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करूंगा, इनफ्लिबनेट, ये यहां पे दिखाई दे रहा है इनफ्लिबनेट। अब जे स्टोर इनफ्लिबनेट को पूछने जाएगा कि देयर इज वन यूजर who is claiming that he is from Inflibnet. Yeah. So there is one user called Yatrik. And say login. फाइन। अब आप देखिए, अब आप यहां पर देखिए एक्सेस प्रोवाइडेड बाय इनफ्लिबनेट। और इस वक्त नॉर्मली आप देखिए तो जे स्टोर का एक्सेस आपके यूनिवर्सिटी में ही होता है या आपके इंस्टीट्यूट में ही होता है। आप घर बैठ के नहीं कर सकते। और आपके सामने मैं अपने घर में बैठा हूं और मैंने क्या करके दिखाया कि मैं अपनी ऑफिस की तरफ से लॉगिन हुआ और मैं एक्सेस कर रहा हूं। तो यह सुविधा आप अपनी कॉलेज या अपनी इंस्टीट्यूट में भी पा सकते हो। दिस आई विल स्किप। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा इनफेड, इनफ्लिबनेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन में। और ये सारे ई रिसोर्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बाद अगर आप देखोगे तो ये ई रिसोर्सेज का एक्सेस लास्ट 8-10 सालों में कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय कंट्री है। देखिए पहले मतलब 2010-2015 तक हम ऑन एन एवरेज 35 to 40,000 आर्टिकल पर एनम पब्लिश करते थे। लास्ट 4 साल में 5 साल में आप देखोगे तो वी हैव ग्रोन एज अ इंडिया, एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी हैव ग्रोन एंड लाइक वी आर पब्लिशिंग समवेयर अराउंड ओवर 60,000 आर्टिकल पर एनम। सो हमारे
पूरे कंट्री का रिसर्च आउटपुट बड़ा है। अब रिसर्च आउटपुट की जब हम बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा ओपन एक्सेस के बारे में भी बात करना चाहूंगा। इनफैक्ट ये ओपन एक्सेस में हमारे 4 इनिशिएटिव है, शोध गंगा 6 इनिशिएटिव है, शोध गंगा, IR at InflipNet, शोध गंगोत्री, ओजस, इन्फोपोर्ट एंड ICSSR डेटा सर्विस। मैं उसके पहले थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट करूंगा। आप ओपन एक्सेस फिलोसॉफी के बारे में अगर आप कहने जाए तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मैं और आप, ठीक है, हमको सैलरी कौन देता है? तो गवर्नमेंट। हम रिसर्च किसके पैसे से करते हैं? तो कहेंगे कि गवर्नमेंट मनी से। क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट को भी फंडिंग कौन करता है? तो गवर्नमेंट। एक स्टडी के हिसाब से भारत में करीब 75% ऑफ द एजुकेशन इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज 95% ऑफ द रिसर्च इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया कहां से? सो ऑब्वियसली जीएसटी एंड टैक्स मनी। अब हम जीएसटी की बात करें तो अगर आप अपने घर से बाहर निकलोगे और एक सब्जी वाला होगा, तो सब्जी वाला भी हर 5 दिन में या 6 दिन में या 10 दिन में अपना 100 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करवाता है। वो मोबाइल 100 रुपये का जब रिचार्ज करवाता है तो तब उसमें से 18 रुपीज गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और 18 रुपीज जो गवर्नमेंट के पास चला जाता है उसमें से 2 रुपया 5 रुपया कुछ हायर एजुकेशन को मिलता है, और इसी पैसे से हम पढ़ते हैं, हमारी सैलरी होती है, हमारी रिसर्च करते हैं, और हम बड़े बड़े रिसर्च करके हम अपना रिसर्च आउटपुट निकालते हैं। अब रिसर्च आउटपुट मतलब क्या? एज ऑफ नाउ रिसर्च आउटपुट मतलब योर पब्लिश्ड आर्टिकल। और अगर आप आर्टिकल पब्लिश करते हो तो उसको पब्लिश कहाँ करवाते हो? ठीक है, एज ए मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं तो मेरा हमेशा इंक्लिनेशन होता है कि नहीं, मेरा आर्टिकल तो इसमें छपना चाहिए, IEEE में छपना चाहिए। आप सोशल साइंटिस्ट है या नॉर्मल साइंस फील्ड से है तो आपको लगेगा नहीं, मेरा आर्टिकल नेचर में छपना चाहिए। या आप कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो आप लगेगा नहीं यार, मेरा आर्टिकल तो EPW में तो छपना ही चाहिए। ठीक है, आपने अब देखिए आपने क्या किया कि पैसा सरकार से लिया, गवर्नमेंट इज पेइंग टू इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इज पेइंग टू रीडर एज वेल एज ऑथर एज वेल एज रिव्यूअर, और ये सारे लोग पैसा देते हैं पब्लिशर को कि तू मेरा आर्टिकल प्रिंट करवा, एज वेल एज ये इंस्टीट्यूशन भी पब्लिशर को पैसा देती है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? पब्लिशर को। और हमारा होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव या ओपन एक्सेस ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि अगर हमारे रिसर्च में वो सब्जी वाले का भी 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, अगर इट बेसिकली ही इज आवर फंडर, यू नो, फंडिंग एजेंसी हो गया वो हमारे लिए, देश का हर एक नागरिक हमारे लिए एक फंडर है। तो वो अगर आपका रिसर्च आउटपुट EPW में से पढ़ना चाहे या और कोई जर्नल में पढ़ना चाहे तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। आप उसके पैसे से रिसर्च करते हो और उसको अगर आर्टिकल मतलब उसको ही अपना पैसे से हुआ रिसर्च का आउटपुट देखना है तो he has to pay. This viscous cycle should be broken some or other way, और उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है और जो आजकल हो रहा है, that is put your article in open access। अच्छा, मैंने तो कह दिया put your article in open access। कहाँ पुट करोगे? Either you can put it on your institute's वेबसाइट, आपकी संस्था की जो भी वेबसाइट है वहां रख सकते हो, आपकी खुद की अगर वेबसाइट है तो वहां रख सकते हो,
आपकी इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है तो वहां रख सकते हो। अच्छा, मैंने तो बोल दिया कि रख सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट इश्यू आएगा, हाँ या ना? मेरा आर्टिकल अगर नेचर में छपा हुआ है तो क्या मैं मेरा आर्टिकल अगर नेचर में छपा हुआ है तो क्या मैं उसको अपने वेबसाइट पे रख सकता हूं, हाँ या ना? कोई एक दो लोग आंसर टाइप करें। क्वेश्चन इज कि मेरा आर्टिकल मैंने नेचर में प्रिंट किया है, ओके, सो कैन आई पुट इट ऑन माय वेबसाइट सेम डे? Yes, yes, yes. That's it. मेघा जी says कि yes, we can print DOI. देखिए, अब मैं थोड़ा सा ये पब्लिशर की पॉलिसी पे क्लैरिफाई करने जा रहा हूं। सी you can not only put the bibliography or nor DOI, you can even put your what you call यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग। मेरा प्रेजेंटेशन किसने छीन लिया? एक मिनट, मेरा प्रेजेंटेशन किसी ने छीन लिया, एक मिनट, आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन। सी देयर इज अ साइट कॉल्ड शेरपा रूम। यहां पर आप जर्नल को सर्च करोगे से नेचर, ओके, ये है नेचर, ठीक है। नेचर की पॉलिसीज क्या है? नेचर कहता है कि नॉट ओनली बिब्लियोग्राफी, ओके, यू कैन ऑल्सो पुट द पब्लिशर्स वर्जन, you can put published version without any embargo on any website or journal website with a condition that it should link to publisher version. Further, for accepted version, मतलब आप सीधी PDF डाउनलोड करके रख सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। For publisher version you can put it on author's homepage, funder designation location, etc. For accepted version without embargo, there is no embargo, and you can put on any website. Similarly, for any journal, you can search this site, like sociology वाली कौन सी famous journal है? चलो ये देखते हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस। तो आपको इस साइट पे, दैट इज sherpa.ac.uk, इस साइट पे आपको सारे जर्नल की पब्लिशर पॉलिसी मिलेगी। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सारे पब्लिश आर्टिकल हो उसको कहीं ना कहीं आप रखे, या तो अपनी वेबसाइट पे रखे या अपनी इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पे रखे। इसका फायदा क्या होता है वो मैं दिखाता हूं। जैसे अपनी स्कॉलर प्रोफाइल खोलता हूं, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। इफ आई क्लिक माई प्रोफाइल, मुझे कितने साइटेशन मिले हैं? 30 साइटेशन। अगर आप मुझे मतलब मेरा पब्लिकेशन आउटपुट देखने जाओगे ना, तो मैं पेपर लिखने में बहुत ही आलसी हूँ यूजुअली। मतलब कोई जहां तक मुझे डंडा नहीं मारे, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एपीआई का चक्कर नहीं है। मेरे पास कोई कंपल्सन नहीं है कि अब तुम पेपर लिखोगे तो ही प्रमोशन मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं मतलब नहीं लिखता हूँ। लेकिन जैसे कभी कभी फोर्स किया जाता है कि आपको कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट किया जाता है कि यू हैव टू प्रेजेंट, या आपको इनवाइटेड लेक्चर होता है,
तो जैसे मेरा एक इनवाइटेड लेक्चर था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, दिस इनवाइटेड लेक्चर आप देखोगे 2014 का। तो ये इनवाइटेड लेक्चर का क्या किया मैंने, हमारी इंस्टीट्यूट इनवाइटेड लेक्चर था, इनवाइटेड लेक्चर में करीब 60-70 लोग आए थे, 1 घंटे का लेक्चर था, उसमें मैंने 15 मिनट ब्ला 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 किया और 45 मिनट्स लेक्चर दिया और लेक्चर देके आ गया। लेकिन उसके बाद वो एक मतलब उन लोगों ने मुझसे मांगा था कि आपके लेक्चर की मतलब एक आर्टिकल भी दे देना, तो मैंने एक आर्टिकल बनाया था। तो वो आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट पे, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रख दिया। यू कैन सी गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इट वाज इन 21 मार्च। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये रखा, आप सोचोगे कि इनवाइटेड लेक्चर का कौन साइटेशन देता है, मैंने क्या किया, इस पे रख दिया और आप देखोगे तो देयर इज 1 citation। ठीक है, इफ यू लुक एट, देयर इज 1 citation। वो भी कहां से आया है, कोई मतलब इट्स फ्रॉम somebody, I don't know, maybe some African countries or something। if you look at other thing, जैसे ये था, this one is a newsletter article। ठीक है, दिस वन इज न्यूज़लेटर आर्टिकल, कि मैंने अपने न्यूज़लेटर के लिए दिखा था। इसको आप देखोगे तो इट हैज बीन साइटेड बाय 5 पीपल, जिसमें से 2 केरला के हैं एंड देन 2 आर फ्रॉम से some African countries। This is Mansenia and another is this। अब ये क्यों हुआ, ये उसके लिए हुआ, ये इसके लिए हुआ कि मैंने अपना आर्टिकल ओपन एक्सेस में रखा, और ओपन एक्सेस में रखा उसके लिए लोगों को वो मिला, लोगों को वो देखने मिला, सर्च करने मिला, लोगों ने सर्च किया तो साइट किया। अदरवाइज आप अगर कॉन्फ्रेंस पेपर की बात कहो तो कॉन्फ्रेंस पेपर को कौन साइट करता है, क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस में पेपर देने जाते हो तो कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम में छपता है, उसकी 300 कॉपीज निकलती है, हर एक पार्टिसिपेंट्स को एक दी जाती है, वो अपने घर में जाके रख देता है। नोबडी रीड्स एंड साइट्स। ठीक है, so my request to all of you is कि just collect your article and try to put it somewhere। So same way, Shodh Ganga is also such an initiative which is by InflibNet। आप देखोगे शोध गंगा में, विजिबल है ना? Yes, sir. Okay, just a minute। If you look at Shodh Ganga is repository of Indian thesis and dissertations। Shodh Ganga भी more or less यही open access initiative पे ओपन एक्सेस के प्रिंसिपल पे कंटिन्यू है। इसमें भी देखिए, आपने अगर पीएचडी किया है तो आपके पीएचडी थीसिस की हार्ड कॉपी का क्या होता है, आप 5 कॉपी निकालते हो, 5 कॉपी में से 1 कॉपी गाइड के पास है, उसने कहीं अच्छी तरह संभाल के रख दी है, 1 कॉपी आपके रजिस्ट्रार के पास है एग्जामिनेशन सेक्शन में, 1 कॉपी लाइब्रेरी में दी है तो लाइब्रेरियन साहब ने भी उसको बहुत संभाल के कपबोर्ड में लॉक एंड की में रख दी है, और 2 कॉपी आपके पास है, जहां जहां जब प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू वगैरह होता है तो आप उसको लेके जाते हो। ठीक है, सो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट कि आपका पीएचडी थीसिस कोई पढ़े और साइट करे, और अल्टीमेटली अगर आप पीएचडी थीसिस गिनते हो तो इट इज अ ट्रेजर, इट इज एन एकेडमिक ट्रेजर।
So government was quite matlab enthusiastic in 2009 and even 2016, and they have issued this notification, PhD notification. उसमें उन लोगों ने mandatory किया कि PhD thesis, soft copy of PhD thesis must be hosted on एक मिनट, where is that Shodh Ganga seems down. So basically, Shodh Ganga hosts over 2.80 lakh theses in full text. Along with Shodh Ganga, सभी इंस्टीट्यूट्स को जैसे हम लोग डिजिटाइजेशन, जैसे बैक वॉल्यूम डिजिटाइज करने के लिए फंड करते हैं, InflibNet is also funding them for establishing their ETD repository. And we are doing regular follow-up with universities for uploading their thesis. इसके बाद आता है शोध शुद्धि, that is plagiarism detection tool. इसकी साइट है pds.inflibnet.ac.in. इसमें आपको करीब 1036 मेंबर इंस्टीट्यूट्स को एक्सेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर दिया जाता है. आप मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में ये पहुंच चुका है. आप देखोगे तो अब तक मतलब 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, मतलब अगस्त में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, सितंबर चल, मतलब 1 साल 1 महीना के करीब हुआ है. और आप देखोगे तो सोफार 6.82 लाख थीसिस स्कैन हुए हैं इसमें, और करीब 92,000 यूजर ने उसका फायदा उठाया है. अगर आप बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशंस देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस all central universities, all somebody is presenting. Somebody is presenting in between. Deval sir, ma'am or sir, please stop presenting your screen. Sir, please stop presenting your screen. I want to show something to participant and I am not able to show. Deval sir, ma'am or sir, ठीक है, I will override this presentation. Okay, can you see? Yes. Okay, so Central Open University, Central University, deemed universities, deemed private universities, CFTIs and Institute of National Importance, State Open University, ऐसा करके करीब जो AICHE सर्वे में सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है 1036 इंस्टीट्यूशन को एक्सेस टू प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर दिया जाता है. ठीक है. नाउ उसके अलावा शोध गंगोत्री है. शोध गंगोत्री इज रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, कि जहां पर आपको जो करंट रिसर्च है या जैसे सारे सिनोप्सिस है उसका डेटाबेस आपको दिखाया जाता है या एक्सेस मिलता है. शोध my connection is not secure. Fine.
So Shodh Gangotri is basically database of synopsis, which you can go and check the slides. This I want tell you. Yeah, this would be interesting for you. See, how many people are working with NSS data out of you? See, most of the sociologists, it is really difficult for them to get the real data. Okay, suppose if you want to study household condition or debt and investment, employment status. See, this site, ICSSR data service, is basically a joint MOU between ICSSR, that is Indian Council of Social Science of Research, Ministry of Statistics, and Ministry of Program Implementation. And under this initiative, we are providing the NSS data and other data which is being provided by ICSSR, क्योंकि ICSSR की सारी इंस्टीट्यूट में जितना रिसर्च होता है उसका जो भी डेटा आता है वो हम इस साइट पे होस्ट करते हैं. तो आपको क्या मिलता है? डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन डेटा सेट, एंटरप्राइज सर्वे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हाउस कंडीशन, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर, ये सारा डेटा आपको फ्रीली ये साइट पे अवेलेबल है. भारत का कोई भी एकेडमिशियन अपने आप को इस साइट पे रजिस्टर करके ये सारा डेटा डाउनलोड कर सकता है. जैसे आप क्या देखना चाहोगे? जैसे मैं दिखाता हूं, सोशल कंजम्पशन एजुकेशन सर्वे NSS 71st राउंड. ये सर्वे में आपको सर्वे का डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको सोशल कंजम्पशन मतलब सर्वे के साथ साथ जो क्वेश्चनर यूज करते हैं वो मिलेगा, उसके सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे, उसके सारे मतलब स्टडी डिस्क्रिप्शन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मिलेंगे. आपको स्टडी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके साथ साथ डेटा में किसी ने अगर NSS के डेटा के साथ काम किया ना तो उसे पता होगा कि उसमें मतलब बहुत सारे ब्लॉक नंबर्स होते हैं, कुछ स्टेटम्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, नंबर ऑफ केसेस होते हैं. एंड फॉर अ नॉर्मल सोशल साइंटिस्ट इट इज रियली डिफिकल्ट. आपको किसी न किसी स्टैटिस्टिक्स वाले को इनिशियल एनालिसिस के लिए या फर्दर एनालिसिस के लिए पकड़ना पड़ता है. बट इस केस में आपको सीधा ऑनलाइन उसका एनालिसिस मिल जाता है. देखिए, अगर ये जैसे ये है कि डेमोग्राफिक एंड अदर पर्टिकुलर्स, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं ब्लॉक 4 को, तो मुझे क्या मिलेगा कि सारे उसके मैरिटल स्टेटस, जर्नल एजुकेशन, ये सारे उसके वेरिएबल्स मिलेंगे. और मैं किसी भी वेरिएबल पे क्लिक करता हूं, तो जैसे स्टेट पे क्लिक करता हूं तो मुझे ऐसा देखने मिलेगा कि हर एक स्टेट में से सैंपल साइज इन लोगों ने क्या ली है. फर्दर आप अगर ये सारा डेटा को आप डाउनलोड करना चाहे, जो NSS की जो CD आती है ना, उसी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहे तो भी आप यूजर नेम एंड लॉगिन करके आप कर सकते हैं. और इफ somebody is interested in online analytics of this data, वो भी अवेलेबल है. जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इट विल टेक यू टू ऑनलाइन एनालिटिक टूल. यहाँ पर आप जैसे SPSS में जो कर सकते हो, जैसे ये भी है, दिस वुड बी मोर इजियर.
कई कई डेटा के साथ साथ उसका स्निपेट्स भी दिया गया है। समहाउ मेरा कनेक्शन स्लो जा रहा है क्या? Anyway, but what in short what I wanted to show you is you can do online analytics of your data. जैसे ये रहा कि आपको देखना है ना कि per thousand distribution of students type and level of education according to NSS source report this. ठीक है, उसके बाद है जैसे डेटा सेट है ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन distribution of household from distance from school having primary and other location. ये रहा, ठीक है। So आप this and further this data is always citable. तो आप कहीं पर भी कुछ भी स्टडी कर रहे हैं कि जैसे आप गुजरात के किसी गांव का स्टडी कर रहे हैं कि वहां पर घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है और उसको आप नेशनल एवरेज से कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये डेटा आपको रेडीली अवेलेबल इस साइट से मिल जाएगा। So this was about ICSSR data service. Now I will move to another initiative called Vidwan. Vidwan is a database of all Indian experts, and why I am showing you this is because I also request you to register for this particular database. What does it contains? It contains expert profile. जैसे आप देखते हो physical science, social science में if you want to find out who are the experts, सोशल साइंस एंड से आप हम बात करेंगे सोशियोलॉजी, डिफाइन सर्च. So this will give you the experts in sociology. Now let us see Professor Munmun Jha, and if you see his profile, okay, you will be able to see his profile, his article, his co-author network, his fellowship, as well as his publication. Likewise, like if you click on some other expert, Vidya Pushpam, okay, this data is not clear. So in this site, in Vidwan, you know, government is using this database extensively for creating several study groups, several committee. Suppose if you want to find subject expert for taking Viva and all, this is the government sponsored database. It is under National Mission of Education through NME ICT project, Ministry of Education project, and in fact, I am one of the PI for this. So my request to you people is please register yourself for this database, and like you will get the visibility. Like even see, you can search by universities also. Like JNU में कितने हैं social science के, JNU and TIS देख लेते हैं. Then you will see the this thing. So excuse me, sir, is the registration free? Yeah, registration is free. Registration is 100% free, but you know, you have to enter all your details, and normally what we are doing, we are checking it with your NIRF data. Okay, we are checking, we are doing a cross check with All India Higher Education Survey data, and so we are making sure that
कि no dummy experts get registered. We are doing triple and double check for this. So you know, here you will have a very nice profile, as well as you can always refer. Like but for today's session, madam was asking me, sir, आपका profile brief profile दे देना. But now you know what you can do. You can just mention your Vidwan ID and your profile, and further you know it is so dynamic कि आपके जो भी सारे पेपर लिस्टेड हैं, जैसे ऑर्किड आईडी या स्कोपस थ्रू लिस्टेड है, तो इट विल शो यू विद साइटेशन. सी it shows cited 3 times, cited 20 times, like that. So my request is to use this database for finding out expert, as well as register yourself, because ministry is extensively using this database. Another similar initiative is irins.org. That is, if you register for Vidwan, you will be automatically pooled. Your data will be automatically pooled for this initiative. What it says, I'm not going to speak much, but what I will show you a demonstration of one of the good institution. Like I have Gujarat, let's take Gujarat University, gu.irins.org. So here, if you see carefully, right now I am at guirins.org, right? Okay, this is the faculty profiles of Gujarat University. Now here you can straight away see there are 50 professors, 46 associate professors, 42 assistant professors and all. The overall publication of Gujarat University is 21 patents and 26,000 plus publishers, this many citations, this many journal articles, all you can see in detail. Now suppose if you want to see the profile of say Department of Social Science, hai ki nahi, let us check. Yeah, Department of Sociology, right? Now if I click this, I will see the profile of this department, although this profile is not so populated. See, we can here see the name of Dr. Sangeeta Patel or Dr. J.C. Patel, but this profile is not populated. But if you see another department, say chemistry, okay, here you can see, now I have to tell Sangeeta madam as well as Dr. J.C. Patel, please fill in your profile properly. Otherwise, I personally know Dr. J.C. Patel and he is having more than 200 articles. But it is not getting reflected here. He is the king in tribal studies. He is a master in tribal studies as far as entire Gujarat knows. But see, his output is not reflected here. Why? Because Professor J.C. Patel doesn't have time nor have an idea to put his profile here. Whereas there is somebody from chemistry department, or I will take another, Professor Srivastava. If I click his profile, he is very keen. He has put his photograph also, and you can see all his journal articles, his book review, all his citation, his co-author network, his all the papers, all the publication along with citation are available here. You know, and see, government and other agencies are extensively using this data. So my request to everyone is, please create a profile in Vidwan, and if you don't like, if you have any difficulties or anything, see, here are my contact details. Okay, in the site itself,
we have my contact details. You will have my contact details. Just approach me and I will try to do the needful. So this was about expert profiling. Now this I have covered, this I have covered, this I have covered. Yes. Now let us talk about e-learning initiative. See, you might be aware of Swayam and Swayamprabha. Okay, but there are 2 or 3 other initiatives that I wanted to tell you. The first one is, let me close down all this. EPGP, EPG Pathshala .inflibnet.ac.in. This is also an initiative under Ministry of Education. And what does it contains? It contains in UGC NET there are approximately 77 subjects. Out of those 77 subjects, we have collected, curated and developed, we as an agency, we have corrected, curated and developed the study material. पटेल साहब थोड़ा हिंदी में, पटेल साहब थोड़ा हिंदी में बोलिए सर जी. सॉरी, माफ कीजिएगा. मैं अपने मतलब मेरी वो गाड़ी को एक बार इग्निशन लग जाता है ना तो फिर बंद नहीं रहता. मैं हिंदी में आता हूँ. 1-2 मिनट पानी भी पी लेता हूँ, फिर शुरू करता हूँ. हाँ जी, तो मैं ईपीजी पाठशाला की बात कर रहा था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट में करीब 77 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, उन पीजी के लिए. तो उन 77 सब्जेक्ट में से करीब 70 सब्जेक्ट के 729 पेपर का पूरा कोर्स मटेरियल, कि जिसमें करीब 20,000 के करीब ई टेक्स्ट है, 19,000 से ज्यादा वीडियोस है, 32,000 से ज्यादा एक्सपर्ट ने कंट्रीब्यूट किया है. और ये सब हम किसी भी विद्यार्थी या कोई भी फैकल्टी किसी भी वक्त कहीं भी कभी भी देख सकता है. जैसे हम देखेंगे सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में क्या देखेंगे, कोई अच्छा सा सब्जेक्ट, बाय एंथ्रोपोलॉजी, जापानीज, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क, एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स. लेट अस सी वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज. ठीक है, ओके. वीडियोज आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज. इसमें देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी में क्या है. एंथ्रोपोलॉजी में आप देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी में जैसे अगर आप मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी करने जा रहे हो तो यू आर हैविंग 16, आप लोगों के पास 16 पेपर है. तो 16 पेपर में आप देखोगे कि 5वां पेपर क्या है, तो ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया. अब 5वें पेपर में ये सारा मतलब यूजीसी के स्टैंडर्ड करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से 5वें पेपर में आप देखोगे तो ट्राइब्स इन इंडिया, रेसिकल एलिमेंट अमोंग टाइप, ट्राइबल लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया. अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको इसकी ई टेक्स्ट मिलेगी. ये ई टेक्स्ट की है प्रोफेसर अनूप कुमार कपूर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने. और इसके लर्न मोर में आपको शायद वीडियो इस वक्त शायद कुछ वजह से अवेलेबल नहीं है, बट आपको दूसरे कोर्स में अगर वीडियो अवेलेबल है तो मैं दिखा देता हूँ. यस, वीडियोज आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज ड्यू टू टेक्निकल रीजन. अच्छा, वीडियोज कुछ दिन के लिए अवेलेबल नहीं है बट बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएंगे. अदरवाइज आपको क्या मिलता है ना कि ऑडियो वीडियो सारा आपको मिलता है. अब आप सोचिए
कि जैसे मध्य प्रदेश के झामवा का एक लड़का जो आगे एंथ्रोपोलॉजी में अभ्यास करना चाहता है, वो अपने आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी, मतलब हाईफाई तो नहीं कहेंगे बट अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, रेप्यूटेड प्रोफेसर का लेक्चर सुन सकता है। ठीक है, सो ये हुई इक्वालिटी की बात। ओनली थिंग कॉमन क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए और आपको मतलब एक डिवाइस होना चाहिए, ये बेसिक रहती है। बट नाउ एजुकेशन इज फॉर ऑल। इसके अलावा जो दूसरी साइट है दैट इज कॉल्ड यूजीसी मूक्स। यूजीसी मूक्स में आपको जो स्वयं के सारे जो लेक्चर हो चुके हैं, जो स्वयं में सारे लेक्चर हो चुके हैं, उनके सारे लेक्चर के आर्काइव वीडियो यहां पर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर साइट पे। आप आर्काइव में क्लिक करोगे, आर्काइव में क्लिक करोगे यहां पर, तो यू विल बी एबल टू सी, जैसे कि कोई अच्छा सा टॉपिक मिले तो I'm looking for something which Indian culture and history। ठीक है, इसमें इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री के जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें आपको ई टेक्स्ट दिया गया है। ये है संस्कृत, ये एक्चुअली संस्कृत का है और उसकी सारी कहानी है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, मौर्य साम्राज्य एंड समथिंग एल्स। This lecture has been created by somebody called Professor K. कुटुम शास्त्री, पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय, एवं प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय। एंड व्हाट यू हैव, ई टेक्स्ट एंड सेल्फ लर्निंग ऑल्सो, कि आप इन महानुभाव का आप लेक्चर भी सुन सकते हैं। और ये सारी चीज आपको मतलब आपके अपने डिवाइस पे मिल जाती है। मैं ये सब चीज फैकल्टी को क्यों बता रहा हूं, पता है कि आप लोग सारे फैकल्टीज हो, तो कभी कभी आप जैसा कर सकते हो कि आपके लिए सारा सिलेबस पूरा करना या सारे टॉपिक कवर करना भी जरूरी नहीं है। आप हमेशा अपने स्टूडेंट को बोल सकते हो कि भाई या बहन जो भी हो, जो कहते हो स्टूडेंट, तू इस साइट पे जा, वहां पर पूरा आपका लेक्चर दिया हुआ है, आप वो लेक्चर अटेंड करके आना, फिर क्लासरूम में हम उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। सी यू हैव टू चेंज योर टीचिंग मेथोडोलॉजी नाउअडेज, क्योंकि आपको या मुझे पता नहीं कब कॉलेज शुरू होगा, अगर शुरू भी होगा तो किस तरीके से, या सारे बच्चे आएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है। सो यू हैव टू डिवाइस योर मेथड। सो सी इफ योर कॉलेज और बैच स्टार्ट्स, अगर आपकी बैच वगैरह स्टार्ट होती है तो आप स्टूडेंट को बोल सकते हो कि तू इतने 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 लेक्चर्स, इतना स्टडी करके आना, हम इस दिन मिलेंगे और वी विल डिस्कस ऑन दैट। सो वी हैव टू चेंज द लेक्चर डिलीवरी एज वेल एज एंटायर पेडोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ ये सब कहने के लिए, बट हाँ आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। दूसरा इनिशिएटिव है विद्यामित्र। विद्यामित्र जैसे मैंने ईपीजी पाठशाला या यूजीसी मूक्स बताया ना, तो ये क्या है कि ये मतलब यूजी स्टूडेंट्स के लिए ही है। यूजी स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी पीजी स्टूडेंट्स के लिए ही है। ईपीजी पाठशाला इज फॉर पीजी स्टूडेंट, बट विद्यामित्रा इज फॉर यूजी, पीजी as well as even स्कूल एजुकेशन। इसमें भी मतलब सारा मटेरियल ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में है विद्यामित्रा में।
ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में है। आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए 46,000 वीडियोस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 20,000 प्लस मॉड्यूल्स है, और स्कूल एंड अदर एजुकेशन के लिए करीब 5,000 प्लस मॉड्यूल्स है। और आप इसको जैसे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हो। स्वयं के बारे में आप सबको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। स्वयं प्रभा है DTH चैनल, तो ये भी इन्फ्लिपनेट सेंटर ही मैनेज करता है। आप क्या जैसे आपको शेड्यूल वगैरह देखना है तो इसकी वेबसाइट पे जाकर कब क्या चीज ब्रॉडकास्ट होने वाली है देख सकते हो। उसके अलावा हम लोग इसके बारे में मैं और हम देखिए कंटेंट रिसोर्सेज वाला काम तो मेरा खत्म। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा इन्फ्लिपनेट और क्या करती है। तो हम लोग जैसे अब NIRF के लिए वेब इंटरफेस बनाना, वो भी हमने किया है। अटल भी बैकएंड मैनेज हम करते हैं। नेक का रिसर्च आउटपुट डेटा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की मैनेजमेंट सिस्टम इन्फ्लिपनेट ने बनाई है, ENBA करते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग कोर्सेज एंड फंक्शंस करते हैं, मतलब इवेंट्स करते हैं। जैसे एनुअल इवेंट्स में कैलिबर एंड प्लानर हो चुका। वी आर हैविंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड अदर लाइक टीचिंग प्रोग्राम्स लाइक दैट, वर्कशॉप्स एंड अदर्स। सो फार अब तक हमने करीब 60,000 लोगों को ट्रेन किया। ये जस्ट मतलब UGC के लिए हमने क्या किया वो मैं क्विकली इसको स्क्रॉल थ्रू करता हूँ। और ये हमारा ऑडिटोरियम है, ये हमारी ट्रेनिंग लैब्स है, ये हमारा गेस्ट हाउस है। अगर आप किसी को आना है तो कोविड के बाद आ सकते हो। और ये सारे हमारे सेंटर को जो सारे अवार्ड्स मिले हैं उसका लिस्ट है। और आपको सबसे बड़ा आश्चर्य ये होगा कि हम लोग 21 लोग हैं टेक्निकल स्टाफ में। कई नए लोगों की रिक्रूटमेंट अभी की मतलब अंडर प्रोसेस है, और 10 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, और 70 प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। So with this I will end my presentation and will open myself for any quick questions and अच्छा हिंदी में। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ।